दिल में जो बातें हैं आओ चलो हम कह दें, कल का भरोसा क्या आओ इसी पल कह दें। मेरे प्यारे मित्रों, छात्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों और अग्रजों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं संजय कुमार उर्फ अवतार सर नरकटिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ। यह जो चुनाव है, ये इस चुनाव में आखिर हम क्यों आए? हम एक शिक्षक हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं। मेरे हजारों बच्चों नौकरी में हैं। दारोगा के एग्ज़ाम से लेकर हर तरह के एग्ज़ाम को मेरे बच्चों ने क्वालिफाई किया। सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर हम चुनाव में क्यों आए? तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब परीक्षा हो या ना हो, लेकिन उस परीक्षा के प्रलोभन में बच्चे कोचिंग आते हैं और मुझे पैसा देते हैं, बाकी टीचर लोग को भी पैसा देते हैं, लेकिन वो मंजिल तक क्या पहुंच पाते हैं? तो जिस काम के लिए हम पैसा लिए कि जिस काम के लिए हम पैसा लिए, मतलब यह कि हम आपको मंजिल तक पहुंचाने का पैसा लिए, लेकिन हम आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, चाहे कारण जो भी हो, तो वो मेरा पैसा लेना हराम हुआ। मैं ये सोचता था, क्योंकि मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, हजारों बच्चे मुझे पैसा देते हैं। उनके पैसे से मतलब मुश्किल से 20%, हम झूठ नहीं बोलेंगे, 20% बच्चे ही नौकरी पाते हैं। 80% बच्चे को नौकरी नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ते हैं, इसके पीछे बहुत हद तक सिस्टम भी दोषी होता है ना? तो इन सब बातों को, दूसरा एक राजनीतिक गाली बनते जा रहा है। नेता शब्द जो है, किसी को नेता कह दीजिए तो नेता बनता रहो, तो एक गाली के रूप में लोग इसको लेता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि नेता का मतलब हुआ भ्रष्टाचारी। नेता का मतलब क्या हुआ? भ्रष्टाचारी, जो लोगों को विश्वास में लेकर उनको ठगता है, उनके हक को छीनता है, जिनके वोट से वो विधायक बनते हैं या प्रतिनिधि बनते हैं, उसके बाद वे उन्हीं को भूल जाते हैं। मतलब कि विधायक जी, प्रतिनिधि जी लोग का बच्चा जो है वाईफाई हाईफाई स्कूल में पढ़ता है, और जो बेचारे वोट देकर उनको इतना सम्मानित पद दिलवा देते हैं, तो वोट देने वाले के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि स्कूली व्यवस्था सही नहीं है, सड़क सही नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सभी लोग चाहते थे कि बुद्धिजीवी लोग आए, बुद्धिजीवी आए। हम बुद्धिजीवी लोग भी आपस में बात करते हैं कि हम लोग को आगे आना चाहिए, लेकिन फिर हम लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बन जाते हैं कि नहीं, राजनीति गंदा है, बहुत जाति धर्म देखा जाता है। तो भाई, बिल्ली की गले में किसी न किसी को तो घंटी बांधनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि सब चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग सलाह दे रहे हैं, कलम चला रहे हैं, कोई कीचड़ को साफ करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि उस कीचड़ का असर उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो मैं इस कार्य को करने को तैयार हूं, और इसलिए मैं आगे बढ़ा हूं। और मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिसके बारे में बहुत से लोग मिले, सब लोग, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, सबसे ज़्यादा जाति धर्म अगर किसी विधानसभा है तो वो हम लोग का विधानसभा नरकटिया विधानसभा है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नरकटिया विधानसभा की जनता बहुत भावुक होती है, इमोशनल होती है, वो बहकावे में आ जाती है, वो भ्रष्ट नेताओं के जाल में फंस जाती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी जाति विशेष का लोग ही हर बार जीतता। लेकिन अब आप उसको उठाकर देख लीजिए, नरकटिया विधानसभा जो पहले सुगौली था, वहां से बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया है। हम ये नहीं कर रहे, उन्होंने भी धोखा दिया है। लोगों के विश्वास के साथ, लोगों के दिल के साथ इन लोगों ने एकदम मजाक बना के रख दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव में आए हैं। मेरा सीधा आप लोगों से कहना है कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं
और आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि मेरे पिछले 10 साल का जो लाइफ है वो आपके बच्चों के बीच गुजरा है। आपके बच्चों को लायक हमने बनाया है। एक आपका कोई शौचालय दिलवा देता है, राशन दिलवा देता है, उसके लिए आप उसको वोट दे देते हैं, उसके कहने पे वोट दे देते हैं। लेकिन आपके बच्चे को हम मंजिल तक पहुंचाते हैं, सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, उसके पूरे जीवन को स्वर्ग बनाते हैं, तो क्या यह समाज सेवा नहीं है? आप दिल से सोचिएगा, यहां दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि अभी तक बहुत दिमाग लगा चुके हैं हम लोग। दिल लगाइए एक बार, दिमाग नहीं लगाइए। दिमाग लगाइएगा, बहुत सारा पॉइंट आएगा। ये मेरे जाति के नहीं है, ये मेरे धर्म के नहीं है, ये मेरे क्षेत्र से संबंधित तो हैं, लेकिन जाति धर्म के नहीं है, ये बच्चे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं आप बच्चे हैं, है ना, अनुभवी नहीं है। अरे ये सब विपक्षियों की, भ्रष्टाचारियों की ये साजिश है। वो भयभीत हो चुके हैं कि अवतार सर आ गए हैं, उनके साथ सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ युवा पीढ़ी है। तो ऐसे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें आप लोग नहीं फंसिए प्लीज, है ना। मेरा सीधा है, मेरा सबसे ज्यादा जोड़ शिक्षा पर होगा। मैं आप लोगों से क्लियर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जोड़ शिक्षा पर होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को मुकेश अंबानी नहीं बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि रही है, उस क्षेत्र का जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहा है ना, मतलब आर्थिक रूप से यहाँ के जो लोगों की मजबूती रही है, वह यह डिसाइड करती है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा लिखाकर उनको नौकरी दिलवाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को मुकेश अंबानी नहीं बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? मेरी बात खूब ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उसको योग्य बनाना चाहते हैं, उसको सरकारी नौकरी दिलवाना चाहते हैं, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी उसे हम बनाना चाहते हैं, मजबूत लाठी बनाना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहला ध्यान आपका भी तो शिक्षा पर होना चाहिए ना। कितने मुखिया, कितने वार्ड, कितने जिला परिषद और कौन विधायक, कौन सांसद आपके जो गांव में स्कूल है उस स्कूल का दौरा किया है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। राजनीति करना है करिए, लेकिन बात काम की हो रही है। पिछले 15 से 25 साल से 30 साल से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है ना, तो क्या पता हम लोग का ये है ना, गड़बड़ा जाता है। कौन जाता है आपके गांव में? और आप जानते हैं जड़ कमजोर, बुजुर्गों ने ही सिखाया, जड़ कमजोर हो जाए ना वो, तो बाद में बड़ा दिक्कत हुई। जब प्राथमिक स्कूल पर ध्यान नहीं है, जब माध्यमिक स्कूल पर ध्यान नहीं है, तो आपके बच्चे कभी, आप बताइए, उन्हें सरकारी नौकरी आसानी से मिल पाएगी क्या? उसके लिए ये 21वीं सदी का भारत है। प्रतियोगी परीक्षा इतना कठिन हो गया है क्योंकि बहाली कम है, और हर लोग आपको बता दे, जो निजीकरण का समर्थन करता है ना, वो अपने बच्चों को सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए ही प्रेरित करता है। केवल बोलता है निजीकरण का समर्थन कर रहा हूं, निजीकरण का बात करता है, लेकिन वो सबसे पहले अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करता है, समझाता है कि देखो फलानवा का लड़का है ना, फलानवा का बच्चा, वीडियो है उसकी, थोड़ा वीरेंद्र जी को फोन करके बोल दीजिए, नहीं फोन करने के लिए, है ना। तो वो बोलता है कि फलानवा का बच्चा वीडियो है, सीईओ है, देखो उसका कितना प्रतिष्ठा है। तो एक तरफ आप अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए, और दूसरी तरफ आप निजीकरण का समर्थन करेंगे। एक तरफ आप अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का तैयारी कराने की बात सोचेंगे, और उस आदमी पर ध्यान नहीं देंगे जो आपके बच्चे के लिए शिक्षा की बात करे। वाह रे सोच, वाह मानसिकता। प्लीज आप लोग इस बात को समझिए। अगर आप मुझे चुनते हैं, आप मुझ पर विश्वास दिलाते हैं, तो मैं आपके बच्चे के जड़ को शिक्षा जगत से, जो शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, उसके जड़ को मजबूत करने का सबसे पहला प्रयास करूंगा। उसके लिए मेरे पास एजेंडा है। हर सरकारी स्कूल में, चाहे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, सब में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी स्कूल हैं सारे, मेरा वादा है, ये मेरा एजेंडा है, ये मेरा घोषणा पत्र है। पहला घोषणा पत्र में मैं ये बात कहता हूं, और मैं करके दिखाऊंगा, विश्वास रखिएगा, कि हर स्कूल के हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होगी, जनरेटर की व्यवस्था होगी, साफ सफाई होगा, एक सुरक्षित, साफ सुथरा, सुंदर कैंपस बनवाएंगे।
और स्कूल में मैं हर 45वां दिन जा करके खुद सर्वे करूंगा कि क्या स्कूल का जो व्यवस्था है वो सही है या नहीं, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, मास्टर साहब लोग पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। मेरा पूरा ध्यान फोकस होगा शिक्षा पर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा वाकई में पढ़े, नौकरी करे, उसका भी ब्याह बड़ा घर में हो, उसका भी जीवन खुशहाल हो, उसके भी आने वाले बच्चों का जीवन खुशहाल हो, आपके बुढ़ापे की लाठी मजबूत हो, तो एक बार आप मेरी बात को बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा। मेरे अंदर अगर आपको थोड़ी भी बेईमानी और थोड़ा भी लग रहा होगा कि ये झूठे वादे करने वाले इंसान है, बिल्कुल वोट नहीं दीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ी भी सच्चाई झलक रही है तो एक बार विश्वास कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार विश्वास कीजिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। अब तक तो जो भी लोग हैं उन लोगों को तो आप लोगों ने देखा है, वो लोग किस आधार पे वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे काम करते हैं, काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो एक बार आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, एक बार अपने बच्चे के भविष्य के लिए, संजय सर, अवतार सर लोग प्यार से कहता है, इसमें विश्वास कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपके बच्चे के जो शैक्षणिक जगत का भविष्य है उसका जिम्मेदारी मेरा रहा। दूसरी बात आते हैं, जो दूसरी बात है वो है सड़क से संबंधित। एनएच बढ़िया बन जाए उससे आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके गांव का सड़क बढ़िया है या नहीं उस पर चर्चा कीजिए ना। मतलब मुंबई पुणे रोड बहुत बढ़िया है, क्या सरकार बनवाया, कौन बनवाया, आप तुरंत क्या करेंगे, कुछ दलाल किस्म के लोग उस पर चर्चा करेंगे कि देखो उस सरकार ने क्या मुंबई पुणे रोड बनाया है। अरे आप अपने गांव के सड़क को तो देखिए। उस सड़क जो है वो आपके पंचायत के जगह को जोड़े, वो पंचायत जो है जिला मुख्यालय को जोड़े, वो सड़क की स्थिति कैसी है आज आकर के हम देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि सर आज के डेट में सारे नेता जी, सारे प्रत्याशी या जो भी विधायक हैं थे, वो सब लोग शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्शन के बाद बन जाएगा। वाह रे वाह, कितना आप हम लोग को उल्लू समझ रहे हैं भाई। आप हम लोग को उल्लू समझ रहे हैं, हम लोग भावुक हैं, ठीक है, विश्वास किए, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए ना कहला कि हम लाजे ला जाएंगे तो मुझे डोड़े डेढ़ाता रहा। अरे हम लोग तो भावना में बह जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, गलती की स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बार बार गलती कोई करे तो आपको उन पर विश्वास करना आपके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। तो मेरा दूसरा बल जो होगा ना वो बिल्कुल सड़क पर होगा, गांव के सड़कों पर होगा। वो गांव का सड़क जिला मुख्यालय तक सही तरीके से पहुंच सके, इस पर जड़ होगा। जो तीसरा मेरा ध्यान है वो स्वास्थ्य पे है। मैं केवल कह नहीं रहा हूं, जो कह रहा हूं आप इसे नोट कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। कभी कहीं लगे कि ये सर जो है वादा किए थे, ऐसा किए थे, तो मैं वीडियो में, मैं कोई कागज पे नहीं लिख के दे रहा हूं, मैं खुद मुंह से बोल रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर रखिएगा कि कहीं ऐसा लगे कि सर अपने वादा से मुकर रहे हैं, है ना। तीसरी मेरा बात है स्वास्थ्य पर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्वस्थ शरीर ही जो होता है इंसान के विकास में काम आता है, देश के विकास में काम आता है। और हम लोग के देश के पास इतनी संपत्ति जरूर है कि पंचायत लेवल पर 25 बेड का अस्पताल, ये मेरा इरादा है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी ना, एक बात जान लीजिए, नए नए बीमारियों का भी जन्म होगा और कुछ क्षण के लिए वो बीमारी तबाही का कारण बन जाएगी। और वैसी परिस्थिति में अगर अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, तो फिर हम लोगों के भाई, हम लोगों के परिचित, स्वयं हम लोग भी मौत के काल के गाल में समा सकते हैं। इसलिए हम लोग का जो दूसरा फोकस होना चाहिए वो स्वास्थ्य के लेकर के होना चाहिए। पंचायत लेवल पर 25 बेड का, मैं फिर कह रहा हूं 25 बेड का अस्पताल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान लीजिए, है कि नहीं है। तो मेरा तीसरा वादा रहा आपसे कि हर पंचायत में 25 बेड का अस्पताल मैं बनवाऊंगा, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, आवाज उठाऊंगा, है ना। चौथी जो समस्याएं हैं उससे बहुत से लोग हो सकता है नहीं जुड़े हों, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब आपके परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हो। संविदा कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली हुआ है, चाहे वो शिक्षक हो या हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो, माताएं हो, है कि नहीं है, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन, है कि नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारे भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वहां भी यह बात शामिल हो जाती है। अगर अनुच्छेद 14 से 18 तक देखिए तो एक तरफ आप ढोल पीटते हैं कानून की नजर में सब समान है, तो फिर आप समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन क्यों रखे हैं, क्यों बहाना बना रहे हैं? देखिए ये सीधा बात है, एक बात याद रखिएगा कि सीधा बहाना बनाना, कमी जबरदस्ती खोजना और इस तरह का, अरे आप कहते योग्य नहीं है, जब योग्य नहीं है तो उनको बहाल क्यों किया आप? और जब बहाल किए तो फिर उनको समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण के लिए इतना जोरदार आवाज लगाते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, है ना? ये सही बात भी है कि जब तक महिलाओं को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाएगा कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता है, क्योंकि देश की लगभग आधी जनसंख्या जो होती है महिलाओं की होती है। और हमारे पूर्वजों ने महिलाओं को गाय बैल समझा, उनको जंजीर में जकड़ करके घर की चौदीवारी में बांध के रखा। लेकिन जब धीरे धीरे कुछ हमारी माता बहनें आगे बढ़कर यह प्रमाणित कर दी कि किसी भी मामले में वो पुरुष से कमजोर नहीं है, तब जाकर के सिस्टम हो, परिवार हो, उनका साथ देना शुरू किया। और वो हर क्षेत्र में यह इस बात को प्रमाणित करती रह गई हैं कि वो पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। और हम लोग की भी समझदारी इसी में है कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाएं, है ना? ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। आप आखिर एक बटन दबाना है आपको, लेकिन वो बटन का कीमत कितना होता है ना, आप नहीं पता है। आप 500,000 में अगर बिक जाते हैं ना, तो आपका 5 साल, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका समाज, सारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस बार नरकटिया विधानसभा के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पैसा, पार्टी, जाति, धर्म, इसके आधार पे वोट नहीं कीजिए। एक बार प्रयोग कीजिए ना, इतना नेता लोग हम लोग पर प्रयोग करता है, एक बार हम लोग उन लोग पर प्रयोग किया जाए कि क्या होता है कि अगर हम सारे नरकटिया विधानसभा के हम सब भाई लोग हैं, हम सब लोग मिल जाए और एक बार उन लोग पर प्रयोग किया जाए, देखा जाए कि उन लोग में कितना, अरे नाम से कहर मच गया है कि अवतार सर आ गए, बुद्धिजीवी आ गए, अरे इनको समझदार लोग इन्हीं को वोट करेगा, इन्हीं को सपोर्ट करेगा। बहुत तरह का लोग बहुत तरह का हमको बात भी कह रहा है, दबाव भी बना रहा है कि सर आप क्यों आ गए, आप तो इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे, बच्चे की कमी है क्या आपको, बोलिए हम भेज देते हैं। तो एक नाम से कहर बना हुआ है, उस कहर को अगर बरसाना है ना, तो आप लोग एक बार मेरा नहीं अपना साथ दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य का साथ दीजिए। तो आगे मैं बात बता रहा था, तो जितने भी संविदा कर्मी लोग हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेविका हैं, है ना, आशाएं हैं, हमारी बहनें, उन सब लोगों के हक की आवाज़ के लिए मैं सबसे आगे रहूँगा। ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं हमारे सामने, है ना। हमारे बंजरिया प्रखंड में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कुछ लोग इसको प्राकृतिक आपदा बता करके अपना देह पीछा कर ले रहा है, कुछ लोग इसको कह रहा है कि ये हम लोगों के पाप का असर है, कुछ लोग कहता है कि तू चल जाइबा गाढ़ा में तो बाढ़ ना आई तो सुखाड़ हुई। वाह रे वाह तर्क, वाह रे वाह लॉजिक। ये 21वीं सदी का भारत है, ये टेक्निकल भारत है। इस तरह के बात कह करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है ना। लोग गढ़ा में बस गया, लोग पाप किया, इसका पाप का सजा उसे मिल रहा है कि उसको बाढ़ से एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार ग्रसित हो रहा है एक साल में। उन्होंने पाप किया है, अरे पाप तो किया है, तुम जैसे निकम्मे लोग को चुन करके, तुम्हारे जैसे निकम्मों को चुन करके हम लोगों ने पाप किया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यह बाढ़ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक बात जान लीजिए। उसके लिए बहुत से उपाय हैं, बहुत से उपाय हैं। सरकार हजारों उपाय आपको गिना सकती है, लेकिन करेगी नहीं, करेगी नहीं। एक तत्काल उपाय मैं करूंगा। हर पंचायत में, जो बाढ़ ग्रसित पंचायत है, बाढ़ आता है ना तो सब लोग बह के मर जाते, क्या जानवर बह के मर जाता, सारा मर जाता है क्या? क्या करते हैं हम लोग बाढ़ के समय में? हम लोग बाढ़ के समय में क्या करते हैं, कोई उच्चस्त एरिया होता है उसमें शरण लेते हैं। तो तत्काल रूप में सबसे पहले उस उच्चस्त एरिया की पहचान किया जाए, उसको पहचान करके चारों तरफ से बाउंड्री करके उसमें मिट्टी वगैरह और भरवा दिया जाए, है ना। लगभग आधा किलोमीटर के एरिया को चिन्हित करके मिट्टी वगैरह भरवा के ऊंच बना दिया जाए। और जब भी बाढ़ आए तो तत्काल में हम लोग वहां लोगों को शिफ्ट कर दें और सामूहिक भोज वगैरह का व्यवस्था करके लोगों को, मनुष्य को ही क्यों, जंतु को भी, हम अपने पशु को भी चारों तरफ से जनेरा बो दे। हम गाँव के हैं, ऐसा नहीं खे, है ना, जनेरा बो दे,
पशु के लिए भी आहार मिलेगा, हम मनुष्य के लिए भी आहार मिलेगा, है ना। और उस अस्थाई समाधान के लिए हमें जितनी सहायक नदियां हैं उन सब के तल जो है गाद जम गया है, उस पर ध्यान देना होगा। नेपाल सरकार से बात खुलेआम करना होगा, बांध की मरम्मत करवानी होगी, है ना, नदी जोड़ो परियोजना शुरू करना होगा। ये सारे अगर कार्य कर दिया जाए तो बंजरिया प्रखंड इतना उपजाऊ क्षेत्र हम आपको बता दें कहीं नहीं है। होता क्या है, बाढ़ कुछ पानी जब आवश्यकता से ज्यादा होता है तो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है। पानी की तो जरूरत है ही हम लोग को, लेकिन क्या होता है जब वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो बाढ़ में उसको हम लोग बाढ़ नाम दे देते हैं। तो आवश्यकता से अधिक पानी ना आए इसके लिए नदी जोड़ो, नदी सफाई, नदी का तलछट सफाई, है ना, इन सब योजना पर ध्यान देना होगा, है ना। बांध की मरम्मत करानी पड़ेगी, है ना। तो ये सब तरह का कार्य यदि हम लोग करते हैं तो बिल्कुल हम लोगों को बाढ़ से कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि बाढ़ तो एक बात जान लीजिए, उपजाऊ मिट्टी का स्रोत होता है। आप सब लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का स्रोत होता है, और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो बाढ़ भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाढ़ एकदम से हम लोग के लिए खतरनाक है, हाँ, उसको हम लोग खतरनाक रूप दे दिए हैं, है ना। तो इस तरह की बातों पर, इस तरह का जो भी जरूरत है हम सब लोग, और लास्ट में हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, 1 रुपया भी अगर कोई घूस देता है तो वो गुनहगार है, जो मांगता है उसके लिए तो हम काफी हैं, है ना। आपको भी घूस नहीं देना है, कोई घूस नहीं, कोई पैर भी नहीं, क्योंकि हम सब अपने हैं। सब लोगों, जब सब हम लोग अपने हैं तो मैं किसी एक का पैर भी क्यों करूं। हम व्यवस्था को सही करेंगे ना, कि जो समय निश्चित है उस समय पे सबका काम होना चाहिए। और जब सरकार आपको पैसा दे रहा है, आपको वेतन दे रहा है, तो फिर आपको घूस की जरूरत क्या है। आप एकदम से टाइट हो जाइए। तो भ्रष्टाचार को भी मिटाना है कि नहीं है। चलिए, मैं इन्हीं सब बातों के साथ अब विदा ले रहा हूं। अभी क्षेत्र में मुझे जाना है, लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी प्यार मिल रहा है, आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हम फिर कह रहे हैं कि मेरे आने मात्र से बहुत से प्रत्याशियों में जो है ना, थोड़ा सा उनके अंदर का हौच-पौच शुरू हो गया कि भाई अवतार सर आ गए हैं, है ना, संजय सर आए हैं, तो बुद्धिजीवी लोग तो उनका साथ देंगे। अरे हम सब बुद्धिजीवी हैं। पिछले कुछ दिनों से यही ना हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई अगर अच्छा कैंडिडेट आता है, काम करने वाला आएगा तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। ऐसे हम दूसरे की आलोचना करके हम कभी आपसे वोट नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने कार्य के आधार पर हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं। अभी आप मुझे कार्य करने का मौका दीजिए, मैं जरूर आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। आप विश्वास कीजिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मैं शिक्षक हूं, मैं नेता नहीं हूं। नेता लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक कभी झूठ नहीं बोल सकता है। हर जाति, हर धर्म के बच्चों को एक समान भाव से पढ़ाए हैं। आप जिस जाति, जिस धर्म में खोजिएगा ना, मेरे बच्चे नौकरी में हैं। आप एक बार पता तो कीजिए कौन इंसान है ये। आपका भी फर्ज बनता है किसी को वोट देने से पहले। आज तक कोई क्रिमिनल, भ्रष्टाचारी, इस तरह का कोई आरोप नहीं है, एक झगड़ा का आरोप तक नहीं है मेरे ऊपर। तो क्या आपको इतने साफ सुथरे चेहरे, साफ सुथरे छवि वाले लोग नहीं चाहिए क्या? इतने दिन से आप लोग बात कर रहे थे कि नहीं कोई अच्छा आदमी आएगा, कोई बुद्धिजीवी आएगा, कोई हम लोग के बीच का आएगा तो हम लोग उनका हाथ मजबूत करेंगे। तो मैं आया हूं आप लोग के लिए। एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए, और जितना संभव होगा हम सब लोग मिल करके काम करेंगे, ठीक है। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आप लोग से। बातचीत अब ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम है, एजेंडा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। सारे लोगों को मेरा कर जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार विश्वास कीजिए। हम इतना ही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।